वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने मैथ्यू अर्नोल्ड साहब के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क को कवर अर्नोल्ड के जो कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको कवर करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कंफर्म करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड का ही वर्क है। वर्क का नेम है द स्कॉलर जिप्सी। वर्क का नेम है। जिप्सी का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमेशा भ्रमण किया करते हैं, हमेशा ट्रैवलिंग किया करते हैं, हमेशा वंडरिंग किया करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वहाँ पर वो टेंट अपना बनाते हैं, अपना लॉजिंग बनाते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर दूसरे प्लेस पर चल देते हैं। उनको हम जिप्सी बोलते हैं। तो दी स्कॉलर जिप्सी जो ये वर्क है वो मैथ्यू अर्नोल्ड साहब का वर्क है। इस वर्क की जो जैनर है वो एलजी है। एलजी के साथ ही साथ जो ये वर्क है इसका जो जैनर है वो टोपोग्राफिकल पोएम भी है। इसको हम लोको डिस्क्रिप्टिव पोएम भी कहते हैं और इसको हम पेस्टोरल पोएम भी कहते हैं। एलजी का मतलब तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम ही है, लेकिन टोपोग्राफिकल पोएम क्या होता है या लोको डिस्क्रिप्टिव पोएम क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। टोपोग्राफिकल पोएम या लोको डिस्क्रिप्टिव पोएम का मतलब होता है ऐसी पोएम जहाँ पर रूरल लैंडस्केप को दिखाया जा रहा है, जहाँ पर जियोग्राफिकल बैकग्राउंड को दिखलाया जा रहा है, जहाँ पर जियोग्राफिकल कंटेंट रखे जा रहे हैं, जहाँ पर भौगोलिक सुंदरता को दिखाया जा रहा है, उसको हम टोपोग्राफिकल भी कहते हैं, लोको डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। तो जो ये वर्क है इसका जैनर एलजी और टोपोग्राफिकल पोएम या लोको डिस्क्रिप्टिव पोएम या पेस्टोरल पोएम, ये भी आप लोग कंफर्म रखिएगा। जो ये वर्क है ये पब्लिश्ड हुआ था 1853 में, ये पब्लिश हुआ था। और जो ये वर्क है स्कॉलर जिप्सी वो बेस्ड है एक स्टोरी पर। वो स्टोरी जो फाउंड पाई जाती है जोसेफ ग्लेनविल जो कि एक राइटर है, उसका एक वर्क है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। ये जो वर्क है ये जोसेफ ग्लेनविल का वर्क है। तो जोसेफ ग्लेनविल का जो ये वर्क है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, इस वर्क में एक कहानी पाई जाती है। वो कहानी जिप्सी को लेकर के होती है और उसी कहानी पर बेस्ड करते हुए मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने अपना ये वर्क द स्कॉलर जिप्सी लिखा है। जो ये पोएम है वो डील्स करती है, जो ये पोएम है वो बताती है हमें एक लाइफ के बारे में बताती है। और जो वो लाइफ है वो एक लैड की है, एक लड़के की लाइफ है। लैड का मतलब बॉय होता है। अब जो ये बच्चा होता है वो गरीबी के कारण, पावर्टी के कारण अपनी स्टडीज़ को, अपनी शिक्षा को लीव कर देता है, छोड़ देता है। उसके बाद में जो ये बच्चा होता है, जो ये बॉय होता है, वो जिप्सीज़ के बैंड को ज्वाइन करता है। जिप्सीज़ का एक समूह जा रहा होता है। उनके रहने की स्टाइल जो होती है, उनकी वंडरिंग करने की जो एक स्टाइल होती है, उनकी जो एक जिज्ञासा होती है, नए नए स्थानों को जाना, वहाँ पर सीखना, वहाँ पर रहना, वहाँ का कल्चर देखना, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है वो बच्चा, वो बॉय। और वो ज्वाइन कर लेता है बैंड ऑफ जिप्सीज़ को, ज्वाइन कर लेता है। किस लिए? टू लर्न, सीखने के लिए ज्वाइन करता है। क्या सीखेगा? सीक्रेट सीखेगा, रहस्य सीखेगा। ऑफ दियर ट्रेड, जो जिप्सीज़ होते हैं उनका जो ट्रेड होता है, उनका जो काम होता है, उसका रहस्य क्या है, उसी को सीखेगा वह बच्चा। इसके लिए वो ज्वाइन कर लेता है, जिप्सीज़ के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तो ये इस वर्क का कंटेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द स्कॉलर जिप्सी जो है उसको हम कंपेनियन पीस ऑफ थेरेसिस भी बोलते हैं, या इसको हम फॉलोड बाय थेरेसिस भी बोलते हैं। थेरेसिस जो पोएम है कल की क्लास में मैंने कंफर्म किया था, जो कि एलजी है, जिसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था अपने फ्रेंड आर्थर हू क्लाउ की डेथ पर लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो थेरेसिस जो वर्क है उसको हम दी स्कॉलर जिप्सी का कंपेनियन पीस बोलते हैं या फॉलोड बाई बोलते हैं, क्योंकि जो ये वर्क है द स्कॉलर जिप्सी को लिखने के बाद में मैथ्यू अर्नोल्ड ने थेरेसिस लिखा था, इसलिए द स्कॉलर जिप्सी इज़ फॉलोड बाय थेरेसिस भी बोला जाता है और इसको इस वर्क का कंपेनियन पीस भी बोला जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ये वर्क द स्कॉलर जिप्सी है, इसके जो फाइनल 2 स्टेंजाज हैं, लास्ट के जो 2 स्टेंजा हैं, वहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो एक पैराबल रख रहा है।
पैराबल का मतलब नीति कथा होता है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो पैराबल होता है वो टायरियन ट्रेडर को लेकर के होता है। टायरियन व्यापारी होते हैं, उनको लेकर के एक पैराबल है, एक नीति कथा है, जिसको लास्ट के 2 स्टेंजाज में मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो रेफरेंस ले रहा है। तो द स्कॉलर जिप्सी की जो क्लोजिंग है, द स्कॉलर जिप्सी जो पोएम कंप्लीट होती है वो लास्ट में एक पैराबल के साथ में कंप्लीट होती है। ये भी आप लोग लर्न रखिएगा। तो ये है मैथ्यू अर्नाल्ड का वर्क द स्कॉलर जिप्सी। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसका जॉनर पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा कौन से वर्क पर बेस्ड है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्क जो है मैथ्यू अर्नाल्ड का वो शेक्सपियर है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड ने सॉनेट लिखी है। सॉनेट का नेम है शेक्सपियर और जो ये सॉनेट है वो पब्लिश्ड हुई थी 1849 में। और इस सॉनेट का एंड हिज माइंड है। और जो ये सॉनेट है यहाँ पर इरेगुलर राइमिंग का यूज़ किया गया है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि मैथ्यू अर्नाल्ड साहब ने विलियम शेक्सपियर को ऑनर देने के लिए, विलियम शेक्सपियर को ट्रिब्यूट देने के लिए ये सॉनेट लिखी है, जिसका नेम उन्होंने शेक्सपियर रखा है, जो 1849 में पब्लिश हुई थी। इस सॉनेट का जो थीम है वो शेक्सपियर है और शेक्सपियर का माइंड इस सॉनेट का थीम है। यहाँ पर मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो विलियम शेक्सपियर को एक मिस्टीरियस राइटर के तरीके से प्रूव करने की कोशिश करता है। जो ये सॉनेट है, यहाँ पर जो राइम स्कीम है वो कोई रेगुलर राइम स्कीम नहीं है। यहाँ पर जो राइम स्कीम है वो इरेगुलर राइम स्कीम है। अब जो ये सॉनेट है इसका टेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका कंप्लीट टेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को क्लास में करा दे रहा हूँ। तो ये आप लोगों की स्क्रीन पर जो ये सॉनेट है शेक्सपियर मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा लिखी हुई, उसका मैं लाइन टू लाइन एनालिसिस आप लोगों को करा दे रहा हूँ। अच्छे से लर्न रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो विलियम शेक्सपियर को एडमायर कर रहा है और कहता है कि बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे राइटर हैं, उनके वर्क को हम पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न आता है। उनसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन आपसे हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। आपके जो वर्क हैं, आपके वर्क हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देते हैं। आप मिस्टीरियस राइटर हैं। यहाँ पर कहता है मैथ्यू अर्नाल्ड की अदर्स का मतलब जो दूसरे राइटर हैं, दूसरे क्रिटिक हैं, अबाइड आवर क्वेश्चन, वो हमारे क्वेश्चन को इग्नोर भी कर देते हैं। दूसरे राइटर्स के वर्क को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। दाउ आर्ट फ्री, लेकिन आप जो हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आपका जो वर्क है वो भी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वी आस्क एंड आस्क, हम पूछते जाते हैं, हमारे मन में सवाल आते रहते हैं। दाउ स्माइलिस्ट एंड आर्ट स्टिल, और आप जो हैं वो स्माइल करते रहते हैं। तो मैथ्यू अर्नाल्ड कहता है कि जो दूसरे क्रिटिक्स हैं वो हमारे क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं। जब किसी दूसरे राइटर के वर्क को हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न आते हैं, हमारे माइंड में सवाल आते हैं। लेकिन जब हम आपके वर्क को पढ़ रहे होते हैं तो क्वेश्चन तो हम बहुत करते हैं, क्वेश्चन तो हमारे माइंड में बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपकी जो राइटिंग स्किल है वो स्माइल करती रहती है। हमें हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता तो है लेकिन फिर भी आप मिस्टीरियस बने हुए हैं। आपकी जो राइटिंग है वो मिस्टीरियस बनी हुई है हमारे लिए। मैथ्यू अर्नाल्ड कहता है कि आउट टॉपिंग नॉलेज, हे विलियम शेक्सपियर, आपका जो नॉलेज है वो टॉपिंग नॉलेज है। आपका जो नॉलेज है वो उत्कृष्ट नॉलेज है। आपका जो नॉलेज है वो टॉप से टॉप का नॉलेज है। आपका जो नॉलेज है वो सबलाइम नॉलेज है। आपका जो नॉलेज है वो अनबीटेबल नॉलेज है। अब आगे चल कर के मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो विलियम शेक्सपियर को एक विशाल पहाड़ से कंपेयर कर रहा है। कंपैरिजन को आप लोग समझिएगा। मैथ्यू अर्नाल्ड कहता है द लॉफ्टिएस्ट हिल, जैसे कि एक विशाल पहाड़ जो होता है, बहुत बड़ा सा एक पहाड़ जो होता है। हु, जो, टू द स्टार्स, स्टार्स के सामने, तारों के सामने, अनक्राउन का मतलब रिवील करता है, दिखलाता है, हिज मैजेस्टी, अपनी प्रभुता को, अपनी महानता को। यहाँ पर मैथ्यू अर्नाल्ड कहता है कि जिस तरीके से एक विशाल पहाड़ जो होता है
अब पहाड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल है, तो वो पहाड़ कितना ज़्यादा शानदार है, उसकी ऊंचाई क्या है, ऊपर से वो कैसा दिखता है, उसकी महानता क्या है, तो ये सारे सीक्रेट जो होते हैं, उन सारे सीक्रेट्स को पहाड़ जो होता है, हिल जो होता है, वो रिवील करता है, लेकिन स्टार के सामने रिवील करता है। स्टार जो आकाश में होते हैं वो अच्छे से देख पाते हैं पहाड़ का ऊपरी भाग, हिल का ऊपरी भाग, कि उस पहाड़ की मैजेस्टी क्या है, वो पहाड़ कितना ज़्यादा शानदार है। ठीक, तो इस मैजेस्टी को स्टार देख पाते हैं। तो जिस तरीके से एक पहाड़ होता है, विशाल पहाड़ होता है, उसकी मैजेस्टी जो होती है वो मैजेस्टी रिवील होती है, स्टार के सामने रिवील होती है। और इसके साथ ही साथ जो वो पहाड़ होता है, प्लांटिंग हिज स्टीड फास्ट फुट स्टेप्स, उसके जो फुट स्टेप्स होते हैं, उसकी जो जड़ें होती, जड़ें वो कैसी जड़ें, स्टीड फास्ट जड़ें जो होती हैं, मजबूत जड़ें जो होती हैं, जो प्लांटेड होती हैं, जो लगी हुई होती हैं इन दी सी, समुद्र के अंदर लगी हुई होती हैं, मेकिंग बनाती हैं द हेवन ऑफ हेवन हिज ड्वेलिंग प्लेस, उस पहाड़ का जो ड्वेलिंग प्लेस है वो हेवन ऑफ हेवन होता है, जिसको हम सातवां आसमान कहते हैं, जिसको हम बहुत उत्कृष्ट जगह भी कहते हैं। तो मैथ्यू अर्नोल्ड यहाँ पर कहता है कि हे शेक्सपियर, आप उस पहाड़ के तरीके से हैं, जो विशाल पहाड़ जिसकी जड़ें जो होती हैं वो समुद्र में होती हैं, समुद्र में दृढ़ता से प्लांटेड होती हैं, और जो वो विशाल पहाड़ होता है वो इतना ऊंचा होता है कि उसका ड्वेलिंग प्लेस जो होता है वो हेवन ऑफ हेवन होता है, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट जगह होती है। और वो विशाल पहाड़ जो होता है, उस विशाल पहाड़ की जो गंभीरता है, उस विशाल पहाड़ की जो ग्रेटनेस है, उस विशाल पहाड़ की जो मैजेस्टी है, वो रिवील होती है, लेकिन तारों के सामने रिवील होती है। ऊपर से तारे देख पाते हैं उस विशाल पहाड़ की मैजेस्टी को। ठीक उसी तरीके से विलियम शेक्सपियर जी आप हैं। आपके जो फूट हैं विलियम शेक्सपियर जी, वो बहुत ही डीपली रूटेड हैं लिटरेचर के क्षेत्र में। जो लिटरेचर का क्षेत्र है उसमें आपके जो पैर हैं वो बहुत ही दृढ़ता से जमे हुए हैं। जिस तरीके से पहाड़ के जो पैर होते हैं वो समुद्र में दृढ़ता से जमे हुए होते हैं, उसी तरीके से हे शेक्सपियर जी, आपके जो पैर हैं, आपके जो फुट स्टेप हैं, वो बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही मजबूती से लिटरेचर की गहराइयों में जमे हुए हैं। और आप पहाड़ के तरीके से हैं, आप विशाल हैं, और आपकी जो महानता है, आपकी जो विशालता है, उसको हम लोगों जैसे छोटे छोटे लोग समझ नहीं सकते हैं। जैसे स्टार देखता है बड़े हिल की मैजेस्टी को, वैसे आपकी जो मैजेस्टी है, आपकी जो ग्रेटनेस है, उसको कोई बहुत ही अच्छा लर्नड स्कॉलर पर्सन ही समझ सकता है। आप मिस्टीरियस हैं। तो इस तरीके का कंपैरिजन यहाँ पर मैथ्यू अर्नल्ड कर रहा है शेक्सपियर के लिए। फिर आगे चल करके मैथ्यू अर्नल्ड कहता है स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस, जो वो विशाल पहाड़ होता है, उस विशाल पहाड़ को हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्लाउडी बॉर्डर बनी हुई होती है। विशाल पहाड़ जो होता है उसके चारों तरफ बादल जो होते हैं वो घिरे हुए होते हैं और वो बॉर्डर का काम करते हैं, तो उस विशाल पहाड़ को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी तरीके से विलियम शेक्सपियर जी आपकी महानता है, आपकी ग्रेटनेस है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और इस तरीके से जो मोर्टालिटी है शेक्सपियर जी, आप तो इमोर्टल हैं, आपके वर्क इमोर्टल हैं, लेकिन आपके इमोर्टल वर्क की जो महानता है उसको जब सर्च करने की कोशिश मोर्टालिटी नश्वर लोग करते हैं, हम जैसे लोग करते हैं, तो फॉइल साबित होता है, वो व्यर्थ साबित होता है, वो बेकार साबित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे चल कर के मैथ्यू अर्नल्ड जी कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर के लिए कि एंड और दाऊ, आप जो हैं, हु डिडस्ट द स्टार एंड सन बीम्स नो, आपकी जो महानता है वो तारों के तरीके से है, सूरज की किरणों के तरीके से है, आप उनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं। आप जो हैं वो सेल्फ स्कूल्ड हैं, आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो अपने आप में हुई है, आपकी स्कूलिंग जो है वो सेल्फ स्कूलिंग है।
मीन्स आपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा है, आपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपने जाना है। सेल्फ स्कैंड हैं, आपने खुद को क्रिटिसाइज्ड किया है और आपने खुद को ही एग्जामिन करते हुए आपने खुद को रिफाइंड किया है, आपने खुद को परिष्कृत किया है, इसलिए आप सेल्फ स्कैंड भी हैं। सेल्फ ऑनर्ड भी आप हैं, आप स्वयं में सम्मानित हैं। सेल्फ सिक्योर्ड भी हैं, आप स्वयं में सुरक्षित भी हैं। डिडस्ट ट्रेड ऑन अर्थ अनगेस्ड बेटर सो, मैथ्यू अर्नल्ड कह रहा है, और इस तरीके से अर्थ पर आपने ट्रेड किया, आपने चला। ट्रेड का मतलब होता है कदमों से चलना, और इस तरीके से कदमों से आपने इस अर्थ पर चले और आप अनगेस्ड रहे। लोग केवल आपके बारे में अंदाज़ा लगाते रहे, आपकी महानता को समझ नहीं पाए। आप अनगेस्ड रहे इस अर्थ पर चलते हुए। बेटर सो, और ये अच्छा भी हुआ। लास्ट की जो यहाँ पर लाइनें हैं, यहाँ पर मैथ्यू अर्नल्ड कह रहा है कि ऑल पेन्स, जितना भी दर्द है, द इमोर्टल स्पिरिट मस्ट इंड्योर, जिस स्पिरिट को भी सहना चाहिए। वो जो दर्द है, वो जो पेन है। आल वीकनेस, जितनी भी कमजोरियां हैं। व्हिच इम्पेयर्स, जो बाधित करती हैं रास्तों को, जो मार्ग को बाधित करती हैं। आल ग्रीफ्स, जितना भी दुख दर्द है। व्हिच बाव, जो हमें झुकाने वाला होता है। फाइंड दियर सोल स्पीच, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी स्पीच को पाती हैं। इन दैट विक्टोरियस ब्रो, आपका जो विक्टोरियस वर्क है, आपका जो काल विजयी वर्क है, उसमें ये सारी चीज़ें अपनी अपनी स्पीच को पाती हैं। मतलब मैथ्यू अर्नल्ड जी कहते हैं कि जितना पेंस है, जितना दुख दर्द है, जितनी कमजोरियां हैं जो हमें बाधित करती हैं, जितना दुख है जो हमें झुका देता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके वर्क में अपना अपना स्थान पाती हैं। तो इस तरीके से मैथ्यू अर्नल्ड का ये वर्क है शेक्सपियर, जहाँ पर मैथ्यू अर्नल्ड ने विलियम शेक्सपियर को एडमायर किया है और विलियम शेक्सपियर को एक मिस्टीरियस राइटर साबित किया है। आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा सारी लाइंस को, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क है मैथ्यू अर्नल्ड का, वर्क का नेम है एम्पियोडोकिल्स ऑन एटना। ये वर्क का नेम है, मैथ्यू अर्नल्ड का वर्क है। देखिएगा जो ये वर्क है वो हमें बताता है द डेथ ऑफ अ ग्रीक फिलोसफर। एक ग्रीक फिलोसफर हुआ है, उसकी डेथ के बारे में ये वर्क है। उस ग्रीक फिलोसफर का नेम होता है एम्पियोडोकिल्स। एम्पियोडोकिल्स नेम होता है, जो कि सुसाइड को कमिट कर लेता है बाय थ्रोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को डालते हुए इनटू द क्रेटर ऑफ एटना, एटना के ज्वालामुखी में। क्रेटर का मतलब ज्वालामुखी होता है, एटना कोई प्लेस होगा या ज्वालामुखी का नाम होगा। तो एटना का जो क्रेटर है, ज्वालामुखी है, उसमें अपने आप को झोंकते हुए जो वो फिलोसफर होता है, ग्रीक फिलोसफर एम्पियोडोकिल्स, वो सुसाइड कमिट कर लेता है। तो उसी के डेथ के बारे में ये वर्क लिखा गया है, एम्पियोडोकिल्स ऑन एटना। देखिएगा यहाँ पर जो वो फिलोसफर होता है वो अपने आप को कंसीडर करता है, मानता है, यूजलेस मानता है, इंटेलेक्चुअली भी अपने आप को यूजलेस मानता है और पॉलिटिकली भी अपने आप को यूजलेस मानता है, फ्रस्ट्रेट होता है और वो सुसाइड कमिट कर लेता है। तो उसी के बारे में ये वर्क है एम्पियोडोकिल्स ऑन एटना। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर एनालिसिस करने की ज़रूरत इस वर्क की नहीं है। नेक्स्ट वर्क की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आ समर नाइट। अब सारे ये माइनर वर्क हैं जहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, कुछ सर्टेन पॉइंट्स ही कन्फर्म हैं। आ समर नाइट जो वर्क है वो भी मैथ्यू अर्नल्ड साहब का कहते हैं, और इस पोएम को हम फिलोसफिकल पोएम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल है। ये जो पोएम है वो हमें बताती है मेंटल स्टेट के बारे में बताती है, प्रॉब्लम ऑफ एलिनिएशन, समाज से अलग थलग होने की समस्या जो होती है उसके बारे में बताती है, इमोशनल स्टारवेशन लगती है, जहाँ पर हमें भावनाओं की भूख होती है
उसके बारे में हमें ये बतलाती है, इसलिए इसका अप्रोच फिलॉसफिकल हो जाता है। जो ये पोएम है वो रिवील करती है मैथ्यू अर्नाल्ड साहब जो हैं उनका एक लव अफेयर था मार्गराइट नाम की लड़की से। ये फ्रेंच गर्ल थी, फ्रेंच की लड़की थी। तो उसके साथ में मैथ्यू अर्नाल्ड साहब का जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस के बारे में ये पोएम है। इस लड़की से मैथ्यू अर्नाल्ड जी स्विट्ज़रलैंड में मिले हुए थे, तो उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पर मैथ्यू अर्नाल्ड जी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्क की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क है आ सदर्न नाइट। ये नेक्स्ट वर्क है मैथ्यू अर्नाल्ड साहब का। जो ये वर्क है वो एलजी है। क्या है? एलजी है, ठीक। और इस एलजी में मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो मॉर्न कर रहा है, विलाप कर रहा है द डेथ ऑफ आर्नल्ड थर्ड ब्रदर। मैथ्यू अर्नाल्ड का जो तीसरे नंबर का भाई था जिसका नेम था विलियम डेलाफील्ड अर्नाल्ड, उसकी डेथ को मॉर्न कर रहा है मैथ्यू अर्नाल्ड अपने इस वर्क आ सदर्न नाइट में मॉर्न कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क हमारा है टू मार्गराइट। मार्गराइट मैंने बताया है कौन सी लड़की है जिससे मैथ्यू अर्नाल्ड का लव अफेयर था। जो ये पोएम है मैथ्यू अर्नाल्ड की वो एक लिरिक है। ये पोएम जो है वो फुल ऑफ पोइग्नेंसी है। पोइग्नेंसी का मतलब होता है मार्मिकता होता है, एंड पैथोस से भरी हुई है। पैथोस का मतलब करुण रस होता है। मार्मिकता और करुण रस से भरी हुई है ये पोएम आइसोलेशन टू मार्गराइट। जो ये पोएम है वो राइटर के स्पिरिचुअल लोनलीनेस को दिखाती है। राइटर का जो स्पिरिचुअल लोनलीनेस है उसको ये दिखाती है, और राइटर का जो आइसोलेशन है, राइटर अपने आप को आइसोलेट फील कर रहा है, उसके बारे में ये पोएम है। यहाँ पर जो मैथ्यू अर्नाल्ड है वो कंडेम करता है, निंदा करता है, लव की निंदा करता है, प्रेम की निंदा करता है, और वो प्रेम को डिल्यूजन कहता है, प्रेम को केवल भ्रम मात्र कहता है। कुछ क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने कहा कि जो ये पोएम है वो एक एलजी है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो अपने आप को लव में एक फेलियर लवर के तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पर लव को मॉर्न कर रहा है मैथ्यू अर्नाल्ड, और जब वो लव को मॉर्न कर रहा है तो लव के मॉर्न में लिखी हुई ये एलजी होना चाहिए इसका जेनर, ऐसा कुछ क्रिटिक्स का कहना है। तो इस तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क हमारा है टू फाउस्टा। टू फाउस्टा जो है वो नेक्स्ट वर्क है मैथ्यू अर्नाल्ड का, और इस पोएम में मैथ्यू अर्नाल्ड एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। अर्नाल्ड अपनी सिस्टर को, एल्डर सिस्टर को संबोधित कर रहे हैं जिसका नेम जेन है, और उसी एल्डर सिस्टर जेम को मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो फाउस्टा कहते थे। जो ये पोएम है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप लोग लर्न रखिएगा। यहाँ पर मैथ्यू अर्नाल्ड जी हैं वो प्रयास करते हैं कन्विंस करने के लिए, फास्टा को कन्विंस करने के लिए कि जो ये लाइफ है यहाँ पर एडवेंचर जो है, सेंसेशन जो है, ये हमें कुछ भी पे नहीं करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड का नेक्स्ट वर्क है टू अ फ्रेंड। अब यहाँ पर जो ये टू अ फ्रेंड में जो ये फ्रेंड वर्ड आ रहा है वो आर्थर हू क्लाउ के लिए है, जो कि मैथ्यू अर्नाल्ड का फ्रेंड था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पर दी फ्रेंड वर्ड जो है वो रेफ़र किया गया है इस टाइटल में, आर्थर हू क्लाउ को किया गया है। जो ये वर्क है वो रिवील करता है अर्नाल्ड का जो डिवोशन है, मतलब जो ये वर्क टू अ फ्रेंड है, इस वर्क में मैथ्यू अर्नाल्ड जो है वो अपने रिलेशन को आर्थर हू क्लाउ के साथ में जो है उसको तो डिस्कस करता ही करता है। इसके साथ ही साथ जो ये पोएम है वो रिवील करती है मैथ्यू अर्नाल्ड का जो डिवोशन है। डिवोशन जो ग्रेट ग्रीक राइटर्स के लिए है, होमर जो कि ग्रीक राइटर्स है, एपिक्टेटस जो कि ग्रीक राइटर है, सोफोक्लिस जो कि ग्रीक राइटर है, जो ये ग्रीक राइटर्स हैं इनके प्रति अपने डिवोशन को भी मैथ्यू अर्नाल्ड इसी वर्क में दिखला रहा है। तो इस तरीके से मैथ्यू अर्नाल्ड के जितने भी वर्क्स हैं उनको हमने कवर कर लिया है। जो इम्पॉर्टेंट थे, जहाँ पर लाइंस इम्पॉर्टेंट थी, टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट था, वो भी मैंने करा दिया है। जो कि बहुत ही माइनर वर्क थे उनको भी करा दिया है। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैथ्यू अर्नाल्ड के कुछ वर्क, मैं मैथ्यू अर्नाल्ड मेंशन कर रहा हूँ, एक सेकंड। मैथ्यू अर्नाल्ड के मैं कुछ वर्क यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जो कि टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे जितने भी वर्क कराया है मैंने वहाँ से भी टाइटल बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन कुछ वर्क मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया है। जैसे एक वर्क है द फॉरसेकन मरमैन,
नेक्स्ट वर्क है मोरालिटी। नेक्स्ट वर्क है ऑस्टेरिटी ऑफ पोएट्री। यहाँ पर मैथ्यू अर्नल्ड जो है उसका कॉन्सेप्शन क्या है, मैथ्यू अर्नल्ड का अपना कॉन्सेप्शन क्या है, अपना विचार क्या है पोएट्री को लेकर के, वो बता रहा है। नेक्स्ट वर्क है रिक्वेस्कैट। अब जो ये रिक्वेस्कैट है वो एक एलिजी है और यहाँ पर राइटर मार्न कर रहा है डेथ ऑफ अ गर्ल, एक लड़की के डेथ को मार्न कर रहा है। आप लोग समझिएगा जो ये रिक्वेस्कैट है ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है मे ही आर सी रेस्ट इन पीस होता है। नेक्स्ट वर्क है ग्रोइंग ओल्ड। तो ये कुछ वर्क मैंने मेंशन किया है जो कि टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से मैथ्यू अर्नल्ड साहब के जितने भी वर्क थे उनका हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है। मैथ्यू अर्नल्ड को जब आप लोग कवर करिएगा तो बायोग्राफी का पोर्शन कवर कर लीजिएगा जितना मैंने कराया है अच्छे से। मेमोरियल वर्सेस को अच्छे से कंफर्म करने की ज़रूरत है, डॉवर बीच को अच्छे से कंफर्म करने की ज़रूरत है, रग्बी चैपल को कंफर्म करने की ज़रूरत है, शेक्सपियर को, मैथ्यू अर्नल्ड का जो वर्क शेक्सपियर पर लिखा हुआ है उसको कंफर्म करने की ज़रूरत है। तो ये सारे कुछ वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो माइनर वर्क हैं वो भी करा दिए गए हैं। तो आज की क्लास में मैथ्यू अर्नल्ड जो है वो कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट राइटर को कंफर्म करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।